Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. और आज से मैं आपको बताऊं कि आज हमारा रहने वाला है मॉक नंबर 2 डे 2। हमने JNK हाई कोर्ट डेली मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। सारी की सारी सेक्शंस उसमें इंक्लूडेड थे। तो सेम आज का भी पैटर्न रहने वाला है और आज हमने करने हैं 40 क्वेश्चंस, जिसमें हर एक कंपोनेंट आपका इंक्लूड होगा और इसमें कुछ एडिशनल भी होंगे पॉइंट्स, वो भी टोटल मिला के 50 MCQs आप रख लो। इतने हमारे आज हमने करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर ये लगाई तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक्सपेक्टेड हैं पूछे जा सकते हैं, बिकॉज़ मैंने प्रीवियस JKSSB कांस्टेबल में जितनी भी मॉक टेस्ट सीरीज़ कराई थी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहाँ से ही पूछे थे डायरेक्टली। कंप्यूटर्स के पूरे सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। चलो कंप्यूटर तो था ही ईजी, बट मैक्सिमम जो JNK के रिलेटेड भी थे वो भी डायरेक्टली जो है हमारी वीडियोस से आए थे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो हम करने वाले हैं इसमें भी आपके करंट अफेयर्स भी रहने वाले हैं, कोर्ट रिलेटेड टर्म्स भी रहने वाली हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन जो है उसको आप ऑन कर दीजिए, बिकॉज डेली आप यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज 2024 इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जो है 2024 का किसको मिला, किसने जीता था। अब ये जो नोबेल प्राइज़ वाली सीरीज़ है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसको अच्छे से पढ़ के जाननी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे हैं, विक्टर एम्ब्रस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, गैरी रुवकुन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, हैंग कैन ये साउथ कोरिया के हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो नोबेल प्राइज़ है इसमें आपसे एक क्वेश्चंस तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना है और बाकी जितने भी आपकी एक्सरसाइजेज रही हुई हैं और जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गया और उसके अलावा साइंस एंड टेक के भी आपको पढ़ के जाना है जितने भी, क्योंकि आपका है ही 25 मार्क्स है करंट अफेयर्स के, तो आप कोई भी पोर्शन स्किप नहीं कर सकते हो। रीसेंट जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको पता ही है, ये पढ़ के जाना है। अब स्टेट असेंबलीज कितनी सारी जहाँ पे इलेक्शंस हुए, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में हुए कल, ठीक है। जो फडणवीस जो है उनको बना गया चीफ मिनिस्टर, वैसे ही JNK असेंबली के रिलेटेड पूछ सकते हैं। और जो भी स्टेट्स में आपके इलेक्शंस हुए हैं सारा पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हैंग कैंग जो कि साउथ कोरिया के हैं। तो अभी आपको पता है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग गया, ठीक है। वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने पार्लियामेंट में कब्जा कर लिया था, तो ये इमरजेंसी वहाँ पे है ऑलरेडी। तो इसी वजह से ये साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला हुआ है, विक्टर एम्ब्रस एंड गैरी रुवकुन। तो बाकी हम यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी कि किसको इसको कौन कौन से फील्ड में मिला, ताकि आपको कोई डाउट ना रह पाए, ठीक है। तो इनको मिला था, इनका नोवेल है द वेजिटेरियन के लिए इनको मिला है हैंग कैन को, ठीक है। और इनका जो भी पोइट इन्होंने लिखी थी उसमें किस तरह से इन्होंने हिस्टोरिकल ट्रॉमास को कन्फ्रंट करना होता है और ह्यूमन लाइफ की जो फ्रेजिलिटी है उसको एक्सपोज करा है वेजिटेरियन जो इनका नोवेल है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो इसमें मिला है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। तो हम इसको याद करने के लिए कैसे ट्रिक है हमारे पास कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन हम कब खाते हैं, जब हम गिर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विक्टर यानी कि विक्टर ने आम खाए, एम्ब्रोस विक्टर ने आम खाए और वो गिर गया। क्या, विक्टर ने एम्ब्रोस जो है आम खाए और उसको गर्मी हो गई, चक्कर आ गया, वो गिर गया, गैरी से गिर गया, विक्टर से, एम्ब्रोस से। ये आपको दोनों याद करने। फिर उसको हमने मेडिसिन दी और वो फिर ठीक हो गया। ये फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन से रिलेटेड आप याद कर सकते हो। और फिजिक्स से के हैं आपके जॉन जे हॉपफील्ड, और ये जो मेडिसिन वाले अमेरिकन है दोनों, ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैं, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जोफ्रे ई हिंटन। तो ये भी अमेरिकन है जॉन, ठीक है। और जोफ्रे जो है ये ब्रिटिश कैनेडियन
कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और ये फिजिस्ट्स हैं। कौन? जॉन जे हॉपफील्ड। ठीक है, जॉन जॉफ्रे, ये आपको लर्न करना है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में है आपके डैरन ए स्मोगलू, साइमन जॉनसन। आपको पता है साइमन इकोनॉमिक्स में काफ़ी नाम रिपीट होते हैं, तो ये तो आप इजीली लर्न कर सकते हो। साइमन डैरन, ठीक है, ये टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, डैरन एकमोग्लो। और साइमन जॉनसन ये ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको मैं बता दूं, एक सेकेंड, हाँ, इनको किसके लिए अवार्ड मिला है? ये थर्ड जो है जेम्स ए रॉबिन्सन, यानी कि 3 को मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, साइमन, जेम्स एंड डैरन। ठीक है, ये जेम्स है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, इनको किसके लिए मिला है? हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो ये इस वर्क पे इनको मिला हुआ है इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, नोबेल प्राइज़। फिर पीस प्राइज़ तो ये है नीहन हिदायको। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने न्यूक्लियर वेपन से फ्री होने के लिए, मतलब एक इनका वर्क था, उस एफर्ट्स के लिए इनको ये मिला हुआ है जो इन्होंने ये लिखा। ठीक है, ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, नीहन हिदायको। ठीक है, तो ये एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है नीहन हिदायको, इसको मिला हुआ है, और बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स जो 2024 में हुई है इंडिया, तो ये किसने जीती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है प्रिया शर्मा, अंकिता जैन, रेहा सिंघा या फिर नेहा मेहता। जिसको आता है जल्दी से कॉमेंट कीजिए। द राइट आंसर इज़ रेहा सिंघा। ठीक है, नेक्स्ट, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 24th आईफा अवार्ड। तो अवार्ड्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सारे पढ़ के जाना है, इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हो, आई एम वेरी श्योर। तो ये ऑप्शंस आप देखिए, जवान, 12th फेल, डंकी या फिर एनिमल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे 12th फेल पे करने वाले थे, लेकिन आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए, एनिमल। ठीक है, तो एनिमल फिल्म जो है डायरेक्ट किसने करी है? संदीप रेड्डी वेंगा ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एनिमल फिल्म को मिली हुई है। और जवान के लिए शाहरुख खान को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड। क्या मिला है? बेस्ट एक्टर अवार्ड ये मिला है आपके शाहरुख खान को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलीखेल सिटी बिकेम फर्स्ट हेल्दी सिटी ऑफ विच कंट्री। तो धुलीखेल सिटी है ये आपकी कौन सी कंट्री की बेस्ट आपकी फिल्म फर्स्ट बन गई है हेल्दी सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस है इसमें इंडिया, नेपाल, यूके या फिर फ्रांस। तो ये ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी हैं, बट आपको याद रखना है इसका सही आंसर है आपका नेपाल। ठीक है, तो ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और WHO ने अगस्त 2024 में ये आपको धुलीखेल को डिक्लेयर कर दिया था हेल्दी सिटी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो मतलब वो अगर कोई भी कंट्री के क्राइटेरिया में आती है तो वो फिर आपकी हेल्दी सिटी हो जाती है। जैसे कि वहाँ के सिटीजन्स को हेल्थ के लिए एक्सेस, हेल्थ केयर के लिए एक्सेस कितना है, और न्यूट्रिशन, वहाँ पे चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या काम किया उन्होंने, कोई भी अगर हेल्थ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ पे होंगी तो वो सिटी फिर हेल्दी सिटी होगी ना। हेल्दी किसके रिलेटेड होता है? आपकी हेल्थ के रिलेटेड। तो ये हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ये क्राइटेरिया मीट होंगे तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, नेपाल में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which actor has been officially recognized by Guinness World Record as the most prolific actor dancer। कौन सा एक्टर है जिसको रिकॉग्नाइज किया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर या फिर डांसर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए आप इसके, रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी या फिर मोहनलाल। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर आपका चिरंजीवी। ठीक है, चिरंजीवी जो है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये प्रोलिफिक एक्टर डांसर बोला है, तो इसी वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलारिस डान मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। जो पोलारिस डान मिशन है किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इसरो, स्पेस एक्स, नासा या फिर जाक्सा।
तो ये ऑप्शंस देखिए, इसका सही आंसर मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका स्पेस एक्स। और ये मिशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्यों है, पोलारिस डार्न मिशन, बिकॉज ये पहला प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ठीक है। तो पहला ये प्राइवेट कंपनी है जो ह्यूमंस को स्पेस पे लेके जाएगी। और किस रॉकेट से ये लॉन्च होगा, आपका फैल्कन 9 ब्लॉक 5। ऑपरेटर है स्पेस एक्स, इसको ऑपरेट कर रहा है और इसको लीड करेंगे आपके जैरन इसैकमैन। कौन है ये, जैरेड इसैकमैन, ये इस ऑपरेटर मतलब इस मिशन को लीड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडियाज इंटेलिजेंस लाइट टैंक जोरावर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो ये जो जोरावर है ये एक इंडिजिनस लाइट टैंक है। किसने किसने इसको डेवलप करा है, DRDO, LNT, HAL और बोथ A&B। जल्दी से आंसर मार्क कीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका बोथ A&B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है। Which state has been topped the list of having Ayush doctors in PHCs, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया? कौन सी स्टेट ने टॉप किया, जितने भी आयुष डॉक्टर्स की लिस्ट है, ठीक है, उसमें टॉप किया, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ऑपरेट करते हैं? ऑप्शंस देखिए आप, गुजरात, MP, बिहार या फिर गोवा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट डाउन। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन नॉट मिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये जो आयुष डॉक्टर्स ने टॉप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first ever school girl champion for at the Asian Youth Boxing Championship? तो एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई, इसमें कौन बनी पहली स्कूल गर्ल चैम्पियन? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निखत जरीन, मैरी कॉम, दीपाली थापा या फिर लोवलीना बोरगोहेन? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका दीपाली थापा बनी है, स्कूल गर्ल है ये, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन्होंने जीत ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आपकी हुई है अल एन UAE में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई है ये, और अल एन में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर्स का, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च पेयर प्रोग्राम डिजाइंड टू एलिवेट रिसर्च कैपेबिलिटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके लिए डिज़ाइन किया गया है ये प्रोग्राम? ताकि रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, बढ़ाना है, किन कौन सी फील्ड में? ऑप्शंस देखिए आप, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कॉरपोरेशंस या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये लॉन्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो पेयर की फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया की, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये मतलब जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है रिसर्च की, उनके साथ ये जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है इनको कनेक्ट करना, ठीक है। जो टॉप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिसर्च कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है, इनको इनके साथ जोड़ना, ताकि रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना करके यहाँ पे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन करके। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन। आपके 10 में से कितने सही हुए हैं करंट अफेयर्स में, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और डेली करंट सेक्शन जो है, करंट अफेयर इम्प्रूव करिए जल्दी से, और जल्दी खुद भी आप करंट अफेयर पढ़िए, बिकॉज 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा आपको कि आपको कितने परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है और कौन से सेक्शन में आप लैग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, dash is a public order offense that involves a fight in a public place that disturbs the peace and causes fear to ordinary people. अब यहाँ पे हम कोर्ट रिलेटेड टर्म्स करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये एक पब्लिक ऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर कोई फाइट करते हो तो वहाँ पे उसकी जो शांति वगैरह आप भंग कर रहे हो और लोगों में उसका भय फैला रहे हो, तो ये क्या चीज़ होती है? राइट्स, जैसे आपने देखे होंगे दंगे फसाद होते हैं, कॉम्पीट, एफरे या फिर एक्सटॉर्शन।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है एफरे, ठीक है। तो एफरे से आप रिलेट कर सकते हो कि अफरा तफरी मच गई, लोगों में डर बैठ गया, तो ये एक पब्लिक फाइट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। राइट्स तो फाइट नहीं होती है, राइट ऐसे दंगे प्रसाद होते हैं। यहाँ पे एफरे क्या होता है, ये आपकी यहाँ पे पब्लिक प्लेस में अगर कोई फाइट कर रहा है तो उसे बोलते हैं एफरे, एफरा तफरी। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ मेकिंग और सेलिंग अ फेक और अनऑथराइज्ड रेप्लिका ऑफ अ जेन्यून प्रोडक्ट और आइटम इज कॉल्ड। अगर आपने किसी भी जेन्यून प्रोडक्ट की आपने एक अनऑथराइज्ड रेप्लिका सेम वैसा ही डुप्लीकेट बना लिया तो उसको आप क्या बोलते हो? काउंटरफिटिंग, एफरे, अडल्ट्रेशन और बार्गेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका काउंटर फिटिंग, ठीक है। तो काउंटर फिटिंग होता है कि आप किसी भी जेन्युइन प्रोडक्ट का आप फेक बना के बेचते हो। अफरा तफरी तो मैंने बता दिया। अडल्ट्रेशन में आप जैसे कि कोई फूड प्रोडक्ट्स है तो आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स कर रहे हो, जैसे आटा, ठीक है, तो इसमें मैदा मिक्स कर दो। इस तरह की जो चीज़ें होती है, जैसे दूध में आप पानी ऐड कर देते हो, मिल्क में वाटर ऐड कर देते हो, तो ये एडल्ट्रेशन हो गया। बार्गेनिंग तो आपको पता ही है, जो आप कुछ खरीदते हो तो बार्गेन करते हो। ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस क्या होता है? तो ये ऑप्शंस पढ़िए जल्दी से और इसका आंसर सही गेस कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ये ऑप्शंस। तो कॉल समथिंग, एविडेंस क्या होता है? किसी को बुलाना, ऐसा तो नहीं है, ये आप एलिमिनेट करिए। यूज्ड टू से समथिंग, ये देखेंगे हम। दैट कैन बी यूज टू रिमेंबर समथिंग, ये भी आपका गलत है। तो एविडेंस आप किसके लिए देते हो? अगर आपको कुछ प्रूव करना हो, ठीक है। एविडेंस इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू प्रूव समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एक्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन इन अ वे दैट प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स। तो ऑप्शंस देखिए आप इसके, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल स्टॉप, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल एक्ट। तो सब में रॉन्गफुल है, ये आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोज मार्जिन है। स्टॉप इसका एलिमिनेट करिए सबसे पहले। एक्ट भी हो सकता है, रेस्ट्रेन भी हो सकता है, कन्फाइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सर्टन लिमिट्स के अंदर ही उनको रखना है, ठीक है। तो ये कन्फाइन करके आपने रखना है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इसका सही आंसर होगा। और ये आपका सेक्शन नंबर 340 में आता है, जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड 1860। तो इसमें जो सेक्शन 340 है, तो ये डिफाइन करती है कि अगर आप किसी को गलत तरीके से रिस्ट्रेन करते हो, इस तरह तरीके से कि वो मतलब पर्टिकुलर लिमिट से बाहर नहीं जा सके, तो इसे बोलते हैं रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन, ठीक है। तो ये इसका एक्ट आपने याद रखना है और बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज, ये क्या होगा, 17 हो गया, ये गलत हो गया क्या? नंबरिंग में गलत हो गया शायद, चलो कोई नहीं। डैश इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग और इमिटेटिंग अ डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड समवन। अगर आप किसी को डिफ्रॉड करते हो तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी उसमें नकल, जैसे डॉक्यूमेंट को आपने गलत डॉक्यूमेंट दे दिए, ठीक है, कुछ चीज़ उनको गलत तरीके से मिक्स करके दे दी, ठीक है, या फिर आप कुछ गलत चीज़ क्रिएट करके दे रहे हो उनको, तो वहाँ पे आप अपने या फिर कोई गलत सिग्नेचर करके दे रहे हो, जिससे इन सब का क्या मतलब होता है, फ्रॉड करना, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को क्या बोलते हो? मिसचीफ, ट्रेसपास, डिसऑनेस्टी या फिर फॉर्जरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका फॉर्जरी, ठीक है। फॉर्जरी में आप धोखाधड़ी किसी के साथ करते हो, गलत डॉक्यूमेंट दे देते हो, ठीक है, गलत तरीके से साइन करके बैंक से पैसे निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें कोई अल्टरेशन करना, चेंजेस करना, तो ये हो गया आपकी फॉर्जरी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। द टर्म फर्द, FARD, तो कोर्ट की रिलेटेड टर्म है, ये उर्दू टर्म्स अभी हम पढ़ने वाले हैं 3-4, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो फ़र्द है हाई कोर्ट में, इसको क्या बोला जाता है? फाइन, डॉक्यूमेंट, बेल या फिर पटिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिए। फ़र्द क्या होता है? डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द टर्म फ़र्द जुर्म। फ़र्द जुर्म क्या होता है? फ़र्द तो हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट होता है, फ़र्द जुर्म क्या है? अरेस्ट वारंट, कोर्ट समन्स, चार्ज शीट या फिर केस हियरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका चार्ज शीट। क्या है? चार्ज शीट को उर्दू में बोलते हैं फ़र्द जुर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आई थिंक आपको आता ही होगा। व्हाट डज द टर्म अर्जी, अर्जी क्या होती है हाई कोर्ट में? अर्जी जो एक उर्दू टर्म है, तो इसकी इंग्लिश में बताना है आपने, क्या मतलब है? कंप्लेंट, अपील, कन्विक्शन या पिटीशन या एप्लीकेशन।
जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर है, आप जब पटिशन फाइल करते हो या फिर एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसे आप क्या बोलते हो? अर्जी। ठीक है, नेक्स्ट। इन हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स ज़ाब्ता रेफर्स टू, ज़ाब्ता का क्या मतलब होता है? फाइन, समन्स, कोड ऑफ लॉ या फिर एफिडेविट। तो ज़ाब्ता को हम बोलते हैं कोड और लॉ। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, किसी भी कानून को जो है उर्दू में बोलेंगे हम ज़ाब्ता। नेक्स्ट, द उर्दू टर्म हुक्म ए इम्तिनियाए ट्रांसलेट्स टू व्हाट इन हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स। हुक्म ए इम्तिनियाए को आप क्या बोलते हो हाई कोर्ट में उर्दू में? फाइनल जजमेंट, टेम्परेरी इंजंक्शन, क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर एफिडेविट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका टेम्परेरी इंजेक्शन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह का कोर्ट का ऑर्डर होता है। टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है? कोर्ट एक ऑर्डर देती है जिसमें वो किसी भी पार्टी को मना कर सकती है कि आप ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं ले सकते जब तक कोर्ट में अभी वो कार्यवाही चल रही है। ठीक है, कोर्ट में अभी तक ट्रायल चल रहा है तो वो उस पार्टी को बोल सकते हैं कि आप अभी कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज द case is under trial, so you have to wait. Next question, what does the term हलफनामा refers to in the court proceeding? court proceeding में हलफनामा जो है इस टर्म को क्या बोला जाता है? पिटिशन, एफिडेविट, समन्स, वारंट या फिर एफिडेविट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। हलफनामा इज नोन एज एफिडेविट इन इंग्लिश। ठीक है, तो एफिडेविट को बोला जाता है हलफनामा। ठीक है, आप दिखाते हो ना एफिडेविट में लिख के जाते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है तो वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके लिए आप एफिडेविट लिखाते हो। ठीक है, तो उसको उर्दू में बोलते हैं हलफनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोर्ट प्रोसीडिंग टर्मिनोलॉजी द टर्म हुक्मनामा हलफनामा तो हो गया एफिडेविट, हुक्मनामा क्या हो गया? लीगल नोटिस, जजमेंट, एविडेंस या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आप जजमेंट। आप जज अपना हुक्म दे देते हैं ना कि अभी पर्टिकुलर इस पार्टी को ये दूसरी पार्टी को देना है, ये पार्टी सही है या फिर ये पार्टी सही है, मतलब एक को सही बताता है दूसरे को गलत बताता है, वो अपनी जजमेंट देता है। ठीक है, या फिर बताता है कि आपको किस तरह से उनकी जो भरपाई करनी है, अगर किसी ने किसी का नुकसान किया हो या फिर किसी को सजा मिलनी हो तो उसकी भी जजमेंट आती है, तो इससे हम बोलते हैं जजमेंट। नेक्स्ट, वट डज द टर्म गवाही मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? लीगल कॉन्टेक्स्ट में गवाही जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शंस देखिए, आर्ग्यूमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेस टेस्टिमोनी या फिर समन्स। सो इसका सही आंसर है विटनेस की जो टेस्टिमनी होती है उसे आप बोलते हो गवाही। ठीक है, बाकी ये सब आपके ट्रायल में आर्गूमेंट तो चलती है, समन जो कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर डे में आइए। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? जो अपोजिंग पार्टी जो है विटनेस से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, कि आप बताइए, जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था ये क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, अपोजिंग पार्टी आपके विटनेस से क्वेश्चन करती है। तो ये रहे हमारे कोर्ट के रिलेटेड टर्म्स। तो इसमें से आप बताइए 11 से लेके 25 तक हमने किए हैं कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, जिसमें लगा लो आपने 12 क्वेश्चन किए, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने मिस हो गए, यहाँ पे शायद नंबरिंग में इशू आ गया था। 12 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं? जल्दी से आप सही आंसर बताइए। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं इंग्लिश के, हम करेंगे आज ईडियम्स। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वो आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले हम कंप्यूटर कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर्स करेंगे तो फिर हम उसके बाद करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ऑप्शंस देखिए, ये भी हम करेंगे, इसको छोड़िए आप, इन मॉडल गलत लिख दिया मैंने आज। क्वेश्चन है हमारा, टू सेंड द सेम डॉक्यूमेंट एड्रेस टू 10 डिफरेंट पीपल यू शुड यूज़। अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग 10 लोगों को भेजना हो तो आप कैसे भेजोगे? अलग अलग तरीके से भेजोगे कि एक ही साथ भेज दोगे? ऑप्शन है आपके मल्टीपल, मर्ज, मेल मर्ज और नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका मेल मर्ज करके आप अलग अलग लोगों को ये भेज सकते हो। नेक्स्ट, टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यू वुड यूज़। अगर आपने कोई टेक्स्ट मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपने उसको किसी दूसरी जगह पे मूव करके लगाना है, और उसको क्या बोलेंगे? कट एंड कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट या फिर मूव ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे 2 ऑप्शन में फंसने वाले हैं। ये तो पहले एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है, तो बच्चे सोचेंगे कि कॉपी करके पेस्ट करेंगे, लेकिन कॉपी कैसे होगा?
जब आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो ना कट करने के लिए, Ctrl+X आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो उससे आप सिलेक्ट करके कट कर दोगे, फिर आप दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका जब ये इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और आप इसमें सही आंसर आपका कट करके आपको पेस्ट करना होता है, फिर ये पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा टेक्स्ट दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करते हो तो फिर वो मूव नहीं होता, ठीक है, वो मूव नहीं होता, वो आपका दूसरी दो जगह पे आपका ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कट जब आप कर दोगे ना, कट में आपका कॉपी भी आ जाता है, ठीक है, फिर आपका ये टेक्स्ट मूव हो जाएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कीप टेबल हेडिंग विजिबल। अगर आप चाहते हो कि जो टेबल की हेडिंग है वो आपकी विजिबल रहे तो आप इसमें से क्या यूज़ करोगे? होल्ड पेन्स, लाइन पेन्स, फ्रीज पेन या फिर स्प्रेडशीट पेन्स? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर आपका फ्रीज पेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये किसी भी रो, जैसे कि मान लो ये रो है और ये आपकी पर्टिकुलर कोई कॉलम है, ये किसी भी रो या कॉलम को वहाँ पे लॉक कर लेता है, ताकि आप अगर कोई दूसरी वर्कशीट पे भी जाएं तो ये रो और ये कॉलम आपको वहाँ पे दिखता ही रहे, ठीक है, ये गायब ना हो जाए। लेकिन अगर आप सोचो आप एक्सेल चला रहे हो, आप किसी दूसरी वर्कशीट में जा रहे हो तो पिछली आपको नहीं दिखेगी ना। लेकिन ये फ्रीज पेन अगर आप यूज़ करोगे तो अगर आप स्क्रॉल करते हो दूसरी वर्कशीट पे तो ये विजिबल आपको रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप बड़े बड़े डेटा सेट्स पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखती रहे, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन प्रिंट। आप क्या क्या प्रिंट कर सकते हो? एन इंटायर वर्क बुक, अ रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम, अ सिंगल वर्कशीट या फिर ऑल ऑफ दी अबव? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट में आप क्या क्या प्रिंट कर सकते हो? तो ये सब कुछ आप प्रिंट कर सकते हो। वर्क बुक भी कर सकते हो, वर्कशीट भी कर सकते हो सिंगल, या फिर कुछ आपने सेल की रेंज को आपने रेंज नेम से सिलेक्ट किया है तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्सेल्स फंक्शन लाइब्रेरी? तो इनमें से जो एक्सेल की जो फंक्शन लाइब्रेरी है उसमें से कौन सा फंक्शन इसमें नहीं एग्जिस्ट करता? लोअर, प्रॉपर, अपर या फिर अपर केस? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर्स का आपको पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन नहीं है तो आपको इसी वजह से हर एक टॉपिक पढ़ के जाना ही पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि फंडामेंटल चीज़ें जो हैं कंप्यूटर की, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप अच्छे से करिए, ठीक है। MCQs तो हम करेंगे भी, लेकिन आपको पढ़ना भी तो है ना। तो जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड जनरेशन आ जाती है, कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है, उसके बाद आपकी मेमोरी आ गई, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, और कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी रिसेंट चेंजेस आई हैं, और जैसे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये सब आपने, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, इन्वेंशंस होंगी, ये हम सारे यहाँ पे MCQs फॉर्म में करेंगे। लेकिन आप पढ़िए भी खुद, ठीक है, कंप्यूटर को लाइटली मत लीजिए। 10 क्वेश्चंस जो है ये आपको आसान ही आएंगे, 4-5 में आपको टफ होंगे तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप अपर केस, अपर केस ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता है एक्सेल की लाइब्रेरी में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द व्यू दैट पुट्स अ ब्लू लाइन अराउंड ईच पेज दैट वुड बी प्रिंटेड इज। तो ऐसा व्यू जहाँ पे आपको ब्लू लाइन हर एक पेज के अराउंड वहाँ पे आपको इस व्यू में दिखती है, ठीक है। तो कि जब भी वो प्रिंट होगा तो वो कौन सा पेज प्रीव्यू है जिसमें आपको दिखेगा ये? प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्मल पेज, ब्रेक प्रीव्यू या फिर स्प्लिट व्यू? इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक क्या करता है कि आपकी जो एक्सेल में वर्कशीट्स होती हैं ना, उनको अलग अलग पेजेस में ये सेपरेट करता है जब भी आप प्रिंट करते हो। ये प्रिंट के टाइम पे यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि दैट वुड बी प्रिंटेड। ये आपको क्वेश्चन पढ़िए पहले आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ जैसे इंसर्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो ये पेज ब्रेक को। और पेज ब्रेक कहाँ पे आता है? आप एक्सेल में जो व्यू आपका टैब है, व्यू टैब में जाके आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फॉर्मेट अ सेल लाइक एन ऑलरेडी फॉर्मेटेड वन यू कैन यूज़। अगर आपने कोई सेल को फॉर्मेट करना है लेकिन वो सेम उसी डिज़ाइन में करना है जैसे कि आपने पहले उसको कर दिया हुआ था, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? द फिल डाउन कमांड, द फॉर्मेट पेंटर कमांड, द ऑटो सम कमांड या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है आपका द फॉर्मेट पेंटर कमांड। फॉर्मेट पेंटर कमांड में आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने कुछ 5 यहाँ पे करनी है कंप्यूटर के रिलेटेड टर्म्स, ठीक है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज हम ए अल्फ़ाबेट वाले करेंगे सारे के सारे। ANSI, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, पढ़ के जाइएगा आप सारे, हम डेली रिवाइज करेंगे ये आपको, ये भी इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कल बी वाली करेंगे हम। एप्रानेट तो आपको सबको ही पता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एप्रानेट की क्या फुल फॉर्म है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII, इसकी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अब यहाँ पे ISCII भी सेम ही है, यहाँ पे बस आपने इंडियन कर देना, बाकी सेम ही है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सॉरी। नेक्स्ट है आपका ASP का होता है आपका एक्टिव सर्वर पेजेस। ठीक है, ASP मीन्स एक्टिव सर्वर पेजेस। तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसी वजह से डेली हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट दी मस्टर्ड। कट दी मस्टर्ड की आपने इडियम एंड फ्रेजेस अब हम करेंगे 40 क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन हम इंग्लिश के भी करने वाले हैं, जिसमें सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस आज मैंने ऐड करी हुई हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी PYQs में पूछी होती हैं आपके। ठीक है, कट दी मस्टर्ड की ऑप्शन है ऑपरेट इन ए सेटिस्फैक्ट्री मैनर, अचीव गोल्स इन अनकन्वेंशनल बेस, एक्सपैंड द हॉरिजन विद अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव और लुक आउट फॉर माइन्यूट डिटेल्स। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका आंसर आपका ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस तक अगर आपको जाना हो तो इसका मतलब होता है कट द मस्टर्ड। ठीक है, ये पहेली होती है इसके लिए। जैसे कि आपने मान लो कोई आपने सोचा कि मेरे को ये करना है, ठीक है, और आप सोचते हो कि ये इस टाइम लिमिट के अंदर मैंने करना है, तो आप जो है उस टाइम लिमिट में वो पर्टिकुलर चीज़ आप अचीव कर लेते हो, यानी कि आपके पास वो एबिलिटी है वो चीज़ करने की, तो उसे हम बोलते हैं कट दी मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू ऑप्शंस क्या है इसके? टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, टू पुट थिंग्स इन डिसऑर्डर, टू ट्रस्ट समवन और बीट बैडली। तो अगर आप ब्लैक एंड ब्लू मतलब हर तरीके से उसको मार रहे हो, मार कुटाई कर रहे हो किसी चीज़ की, तो आप उसको क्या बोले हो कि बहुत बुरी तरीके से आपने उसको मारा, कि वो काला नीला नीला काला पड़ गया, ऐसे आप याद कर लो उसको, टू बीट वेरी बैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ग्रीन हॉर्न। बी ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या है? मैच्योर, जेलस, इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड या फिर एनर्जेटिक। तो ग्रीन फ्लैग से ग्रीन हॉर्न आपने वो नहीं करना है कि जैसे आप पढ़ते होंगे सोशल मीडिया पे ग्रीन फ्लैग, दिस इज ही इज़ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ रेड फ्लैग। ठीक है, ये चीज़ें आपने बड़ी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है आपका? इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस। ठीक है, बी ग्रीन, अगर आपको कोई बोलेगा ना बी ग्रीन हॉर्न, दैट मीन्स यू आर इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस। नेक्स्ट, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय मीन्स ऑफ, बाय ग्रेस ऑफ, बाय फियर ऑफ, बाय ब्लेसिंग्स ऑफ। तो इस फ्रेज का मतलब है बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। तो डायलेमा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, इसमें ऑप्शन देखिए आप, डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस, अ चैलेंजिंग सिचुएशन, अननोन प्रॉब्लम या फिर कम्बेटिव सिचुएशन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई भी चॉइस आप बना नहीं पाते हो, तो उसे आप बोलते हो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। नेक्स्ट, बिसाइड द मार्क। परफेक्ट, नॉट टू द पॉइंट, रिलीवेंट या फिर चार्मिंग। जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका नॉट टू द पॉइंट, बिसाइड द मार्क का मतलब। नेक्स्ट है आपका बर्न योर बोर्ड्स। तो ये ऑप्शंस इसके पढ़िए आप, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, हमने इसका सही आंसर बताना है। बर्न योर बोर्ड्स, तो अगर आप अपनी बोट ही जला लोगे तो फिर आप अपनी प्रीवियस सिचुएशन पे थोड़ी ना पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब होता है डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू दी प्रीवियस सिचुएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड क्या होता है आपका? इन्फीरियर, ऑफ नोबल बर्थ, ऑफ अननोन ओरिजिन या फिर अनहेल्दी। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑफ नोबल बर्थ। ठीक है, ब्लू ब्लडेड। तो ये हमने करे आज के 40 क्वेश्चंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थे जिसमें सारी की सारी सेक्शंस हमने ऐड करी थी। और इस तरह से हमारा आज की क्लास होती है ख़त्म। आज आपको क्लास कैसी लगी? और इसी तरह से
डेली हम ये MCQ सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो आप जो है ज़रूर डेली क्लास लगाइए और हमारी वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए, ताकि आपको जो भी चेंजेस चाहिए क्लास में, जो जो टॉपिक चाहिए वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, डेली लेके आएंगे क्लासेस, ठीक है। तो बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो अपनी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम है, तो जितना हो सके आपके लिए MCQs पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614। थैंक यू सो मच।